मारिया जी, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में एक 13 साल की लड़का अंग्रेजों के साथ लड़ा था। एक नदी में वो नाव चला रहा था। अंग्रेज गए कि हमको नाव पार करो। उन्होंने कहा कि आप फिरंगी हो, आपको मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। उन्होंने गोली मार दिया। उनके बारे में देश को मालूम नहीं होनी चाहिए। आलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल व्यक्ति आंध्र में विशाखापट्टनम इलाका में जनजातियों के अंदर एक क्रांति खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ। वीर सुरेंद्र साय लंबे समय तक जेल में रहे, मध्य प्रदेश की। इनके बारे में आज देश कितना जानता है? तो देश क्यों नहीं जान पाया? अब गलत जगह पे पूछ रहे हो। मैं तो कह रहा हूं उनको बताना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे लंबी लकीर खींचेंगे, सबको इतिहास की पन्ने पे लाएंगे, इसको सारे पाठ्यक्रम में ऑफिशियल रिपोजिटरी में लाएंगे। किसी भी चीज को मिटाया नहीं जाएगा, अधिक चीजों को जोड़ा जाएगा। इसी में सब लोगों की सहायता चाहिए। देश की आजादी जो आज हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग इकट्ठा हुए, आज हम बैठे, 75 साल की जर्नी हो चुकी है। ये अनेक लोगों की बलिदान पे, अनसंग हीरो की बलिदान पे उपलब्ध हुई है। नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मर रहे केरला के। कुछ सीपीएम के मित्र मेरे को मिलने आए कभी, शिक्षा मंत्री और हमारे पार्लियामेंट के कुछ मित्र। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिजर्वेशन है शिक्षा नीति में। मैंने पूछा क्या रिजर्वेशन किया आपके बारे में? मैं जानता हूं आपकी सरकार ने नारायण गुरु के बारे में बहुत अच्छा शोध और अध्ययन किया। मैं उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में लाना चाहता हूं, आपकी आपत्ति क्या है? उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं। तो फिर आपका अमेल कहां है? अमेल कुछ नहीं है। देखो, इसको एक छोटे दृष्टि से मत देखिए। बाकी रहा एनईपी की इंप्लीमेंटेशन की बात, ये बात सही है। एनईपी को 3 साल हो रहा है। 2020 जुलाई में ये लागू हुआ था, लेकिन पहला साल कोरोना के कारण उसकी जिस तेजी से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज प्राइमरी एजुकेशन से, फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक सारे वर्टिकल्स में पैरेलल काम हो रहा है। एक्सपर्ट्स, अथॉरिटी, इसकी बेसिक रिफॉर्म, नई करिकुलम, नई सिलेबस, नई टेक्स्ट बुक, इस ओर हम काम कर रहे हैं। जो हमारी नया फाउंडेशनल स्टेज की जो वर्टिकल हमने बनाई, पहली बार देश में भारत सरकार नीति बनाई एज 3। ये माना जाता है एज 3 से 8 के अंदर बच्चे की 85% मानसिक विकास हो जाती है। इसी एज को हमने फाउंडेशन स्टेज माना। पहली बार देश में प्री स्कूल फॉर्मल एजुकेशन शुरू होगी। खेल, गाना, स्टोरी टेलिंग, ये माध्यम रहेगा शिक्षा की। अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर नन्ही कली को प्रस्फुटित करवाएंगे। इसकी पाठ्यक्रम हमने पिछले फरवरी 20 को लोकार्पित कर दिया। जादुई पिटारा जी, कई सारे खिलौना, कई सारे स्टोरी, कई सारे लोक कथा, ये सारे को उसकी हिस्सा बनाया गया। क्लास 1 और 2 की किताब जल्दी बाजार में आ जाएगी। 2024-25 की 23-24 की एकेडमिक ईयर में नई पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और हमारी टारगेट है 2024 में दिसंबर तक बाल बाटिका 1, 2, 3 यानी केजी 1, 2, 3 एंड क्लास 1 to 12 ये सारे एजुकेशन के लिए टेक्स्ट बुक बन जाए। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आप समझा रहे हैं वो एक what we have seen is that the policies being drafted by people who are perhaps very grounded, जो जमीनी जिनको पहचान है और जिनको पकड़ है। तो क्या वो पहले नहीं था कि जो आप जो बोल रहे हैं जादुई पिटारा, जिस तरह से आप लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं था? Do you think there is a shift and this shift is only because New Delhi has changed? The policy makers have changed, their approach has changed. मैरिया जी, मैं उस अनहेल्दी कंपटीशन में जाना नहीं चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ जो विद्वान बैठे हैं, आप और हम जो बैठे हैं, हम उस शिक्षा पद्धति से यहाँ पढ़ के आए हैं, वो गलत था। ये बिल्कुल कतई मैं कहने का दुस्साहस नहीं करूंगा। लेकिन आज चैलेंज और बढ़ा है। समय के हिसाब से उसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस में और ऊपर लेवल पे ले जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हमको प्रभावित करती है
पहले हमारी घर में एक स्कूटर होती थी तो 15 साल चलती थी। आज हमारे घर में उसी मूल्य का, उसी वैल्यूएशन की मोबाइल फोन साल में 3 बार बदल चुकी है। नया टेक्नोलॉजी के साथ, नया फीचर के साथ आ जा रहा है। ये सारा चीजों में पहले हमारे बच्चों को चैट जीपीटी की चुनौती नहीं था। आज चैट जीपीटी आ चुका है। ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करेगा या मशीन लर्निंग काम करेगा, ये अभिभावकों के मन में द्विधा आई है। पहले आपके घर में बच्चों की सामने स्क्रीन टाइम की कोई चैलेंज नहीं था, मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ की कोई इशू नहीं था, आज इशू बना है। ये सारे के लिए जो नई अप्रोच चाहिए, 21st सेंचुरी ज्ञान की सदी होने वाला है, नॉलेज बेस्ड सेंचुरी होगा। और जिस सिविलाइजेशन के पास, जिस सोसाइटी के पास इनडेप्थ नॉलेज होगा, गहरा ज्ञान प्रभाव होगा, विरासत में जिनको बहुत संस्कार मिला होगा, जो दूर को देखने वाला शक्ति जिस समाज में होगा, वही समय को पकड़ सकता है। हमारी कन्विक्शन है भारत उस सारे गुण की अधिकारी है। विश्व कल्याण के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल हमारी आवश्यकता को पूरा करेगी, दुनिया की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को, हमारे भारत में इस बार वैक्सीन बना, सिर्फ भारत को सहायता नहीं किया, दुनिया को मदद किया। ये हमारी शिक्षा नीति की अभी की फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। धर्मेंद्र जी, एक स्टेटिस्टिक्स है और ये रीसेंट रिपोर्ट आया है दैट 8 लाख स्टूडेंट्स ट्रैवल अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन एवरी ईयर and spend $28 billion, which is 1% of our GDP. Of this, $6 billion are fees that go to foreign universities. This is about 45,000 crore, which is adequate capital to start several institutions. What's the government thinking about it? भारत सरकार अपनी मौजूदा इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, उनको और ऑटोनॉमी दे के उनकी रेवेन्यू बढ़े, इसकी चिंता कर रही है। भारत में एक समय था एल्यूमिनी एंडाउमेंट की कल्पना नहीं थी। आज हमारी कई इंस्टीट्यूशंस में पुराने विद्यार्थी करोड़ों रुपया खर्चा करके अपने इंस्टीट्यूशन को बड़ा कर रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी प्रायोरिटी में अपने अपने स्टेट के पास है। प्राइवेट पॉलिसी रिफॉर्म करके हमने हमारी भारत की प्राइवेट सेक्टर को यूनिवर्सिटी में आने के लिए मौका दिया। इन दिनों में, पिछले दिनों में बहुत सारे ग्लोबल स्तर की इंस्टीट्यूशन भी हमारे वहां इमर्ज किया है। इससे ऊपर उठ के एनईपी ने कहा कि हमें हमारी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए, हमारी बच्चों को विशेष करके टेक्नोलॉजी में, स्टेम में, लीगल फ्रेमवर्क को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी को इनवाइट करनी चाहिए। हमने पॉलिसी रिफॉर्म किया। भारत में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी आके हमारी गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलने वाले हैं। अगले शिक्षा वर्ष में उनका पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये इकोसिस्टम बनेगी। भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं और ये जीआर के 27% है। जीआर, इसको आने वाले चंद सालों के अंदर उसको 50 करना है। मोर इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, whether they will come from inside or they will come from outside. Our policy will have to facilitate quality institutions to our students. So, since you're talking about the ambitious institution of eminence, which was envisaged by your government in 2017, under which 20 institutions, 10 government and 10 private, were to be given sweeping autonomous powers. Why no MOUs have been signed? That's a question that is being asked. देखिए, पिछले जब एनईपी आए नहीं था, प्री एनईपी एरा में राइटली सरकार की लीडरशिप ने सोचा हमें थोड़ा रिफॉर्म भी करना चाहिए, कुछ संस्थाओं को हम ऑटोनॉमी देनी चाहिए। एक प्रोसेस रन थ्रू करवाया गया, कुछ लोग एप्लीकेंट बने, कुछ लोगों को सिलेक्शन करवाया गया, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की स्टेटस दिया गया, उसकी भी अनुभव 3-4 साल का हो गया है। कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भी मान्यता दिया गया है। उस समय में तय किया गया था कि जिस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मान्यता भी दिया जाएगा उनको फंडिंग भी दिया जाएगा। हमारा डीयू, आईआईटीज कुछ हैं, जेएनयू है, उनको फंडिंग किया जाएगा।
पिछले 3 दिन में भारत के एक प्रमुख अखबार ने इस सारे का अनुभव लेके एक सीरीज छपाया है। मैं 2 विषय उसमें कहना चाहूंगा कि जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमी दिया गया है उसकी अनुभव भी हमारे सामने है। हमने उस समय में क्या प्रोमिस किया था, हम कहां तक पहुंचे। इस बीच में हायर एजुकेशन कमीशन एक नया इंस्ट्रूमेंट हम लोगों की एजेंडा में है। नॉट ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस, हमें कैसे पॉलिसी अनबंडल करके ऑटोनॉमी और ज्यादा दिया जाए। उन इंस्टीट्यूशंस की कंसल्टेंसी, उस इंस्टीट्यूशंस की परामर्श भी हम लेते हैं। एक बड़ा फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने कहा कि हमने नॉट ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस, हमने कैसे सारे इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग बढ़े। पहले कॉर्पोरेट फंडिंग ऑन R&D ये एक बहुत प्रायोरिटी की विषय नहीं था। आज ही सुबह कोई बड़ा इंडस्ट्री प्लेयर हमें मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि हम लॉजिस्टिक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एडवांस रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे पास 25 इस स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन है, आप इसमें से इन्वेस्ट करो, आपको ही फायदा होगा। भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा है, अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें कुछ बचत कर पाएंगे ये सबके लिए फायदा होगा। मूल विषय है कि भारत की उद्योगों को, भारत की इंडस्ट्री को हमें मौका देना पड़ेगा एकेडेमिया में, एकेडमिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। यह इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म की आवश्यकता है। एनईपी उस प्रकार की बातों को रेकमेंड किया है। आप जो आईओई के बारे में बात का, आईओई को मानिए एक पायलट एक्सपेरिमेंट हुई थी, कुछ इसके अच्छे अनुभव आए, कुछ उसके अनुभव को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। Since there are concerns and you talk about quality education, 41 Indian universities, 7 more than last time, have made it to QS World University Rankings 2023. But none of them figure in global top 150. Why is it that when it comes to quality education, despite IITs and other institutions have so much name, they make, the products of these institutions make so much money, but when it comes to these rankings, do you think there is a need to revisit these rankings? आपके वहां टीआरपी की बीच बीच में विवाद चलता है कि नहीं चलता है? देखिए, जो क्यूएस रैंकिंग और टाइम्स रैंकिंग 2 इंटरनेशनली एक्नॉलेज रैंकिंग मैकेनिज्म है। मूलतः ये 2 प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है और मैंने दोनों की असेसमेंट करके मेरा जो समझ बना पाया, क्यूएस में रैंकिंग करने में एक कंडीशन है कि आपके वहां एक्स नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट होनी चाहिए। एक समय था कि अफगानिस्तान के बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट हमारी कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते थे। जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई, वो लोग आ नहीं रहे हैं। हमारी देश में हमारी स्टैंडर्ड ऑफ क्यूएस रैंकिंग में, रिसर्च में ग्लोबल टॉप रैंकिंग में हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। कुछ सेगमेंट में हम पीछे इसलिए जाते हैं कि हमारे पास उस प्रकार की फैसिलिटी फॉर फॉरेन स्टूडेंट नहीं है। यही एक प्रमुख कारण है हमें पीछे रहने के लिए। हम इन दिनों में भारत में हमारी एक इंडिजिनस रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाए, इंडियन नेशनल फ्रेमिंग NIRF, इंडियन फ्रेमिंग रैंकिंग फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, उसी को हम लोग जोर दे रहे हैं। क्यूएस और टाइम्स दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन यही है, ये हमें नहीं मानते हैं। सर, उसकी क्वालिटी की थर्मामीटर वही एक होनी चाहिए, ये नहीं मानते हम। सर, एनईपी पे क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु इज वन स्टेट विच इज कॉन्स्टेंटली opposing a lot of ideas that have been proposed by the government of India. And one view which was shared by the state's higher education minister was that best things in NEP will be implemented. This entire debate around Hindi push. देखो मारिया जी, मैंने शिक्षा ऐसा एक विषय कि मैं उसमें विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूं। आप जबरदस्ती का विवाद लेके आ रहे हो, कोई विवाद नहीं है। 4-5 राज्यों की एक सियासी आपत्ति है। मैं तमिलनाडु से लेके पूर्ण मोदी वहां का शिक्षा मंत्री है, हमारे अच्छे मित्र हैं, वहां के माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन साहब है, उनसे भी मैंने चर्चा किया है। जो तथाकथित राज्य अखबार में या आप लोग उसको एक ले आते हो कि ये लोग आमने सामने है, आज देश में एक अमूमन कॉन्सेंसस बनी है कि एनईपी को लागू करना।
none of the state is opposing NEP implementation in letter and spirit. एक बाकी रहा हिंदी, शायद आजाद भारत में पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे जिन्होंने कहा भारत में सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। तमिल भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, पंजाबी भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, असमिया भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, ओडिया, मलयाली, कन्नड़, तेलुगु ऑल आर नेशनल लैंग्वेज। हमारी देश में पिछले 75 सालों में लैंग्वेज को कॉन्ट्रडिक्शंस में रखा गया। एनईपी कह रहा है कि लैंग्वेज शुड कॉम्प्लीमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। हमने काशी तमिल संगमम इसीलिए आयोजन किया। हिंदी हार्टलैंड में हमने तमिल भाषा